में गए थे। तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। और हमने पहला निर्णय वही किया था। हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया और आज वो दिन आ गया, आ ही गया। लगभग 3 साल हो गए। मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और लगभग 3 साल होने को है। और वो दिन आज, उस दिन की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र, मुझे बीच में, मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहाँ मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है। अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब, क्यों सादाब शम्स जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी। काजमी साहब, आप बहुत बोलते हो हमारी तरफ से टीवी में ना, आप लोग सब इनको सुनते होंगे। काजमी साहब को, मुफ्ती मोहम्मद कासमी साहब हैं ये हमारे, तो ये आपको बार बार पक्ष रखना पड़ता है, सादाब जी को रखना पड़ता है, अन्य लोगों को रखना पड़ता है। तो ये पूरे मुस्लिम देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में ये संहिता लागू है। इस कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए
विवाह और विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद तो समझ गए ना? उसको डिफाइन तो नहीं करना है कोई आप लोगों को भैया, बाद में मत कहना, क्योंकि अभी अलग अलग से वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी वो उसमें रख लीजिए सब लोग मीडिया में। नहीं तो क्या होता है सौरभ जी, एक बार फिर एक को मतलब एक भी भाई ने लिया तो फिर मुझे जो है 2-3 घंटे जो है इसी में लग जाते हैं। आज चूँकि कल से राष्ट्रीय खेल भी प्रारंभ हो रहे हैं तो अभी उसमें भी पूरी रात तक काम करना है, सब लोगों को तैयारी करनी है। विनोद दा आप लोग तो मेजबान हैं यहाँ पे। तो विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों का, इन सभी नियमों को समान कर दिया गया है। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के विवाद में एक अब नया मोड़ आ गया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत सीजीएम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जेल भेजा है। आपको बता दें कि कल देर रात से ही हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर रखा था, जिसके बाद आज उनका मेडिकल हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया, जिसके बाद उन्हें हरिद्वार की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सीधा हरिद्वार की जिला कारागार में भेज दिया गया है। वहीं अभी कानपुर के विधायक उमेश कुमार पुलिस की हिरासत में ही हैं। माननीय पूर्व विधायक जी के ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने जाकर क्या बोलते हैं सिटिंग विधायक उमेश शर्मा जी के कार्यालय पर जाकर फायरिंग करी अपने साथियों के साथ मिलकर। तो उन पर क्या बोलते हैं बीएनएस के सेक्शन लगे हुए थे, जिसमें उनके ऊपर धारा 109 और 190, 191 ये सेक्शन इनके ऊपर लगे हुए थे। यानी धारा जो बीएनएस के अनुसार होगी वो 307 की इनके ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि इन्होंने फायरिंग करी थी उनके उसमें। तो यही उनके ऊपर आरोप। तो माननीय न्यायालय ने क्या बोलते हैं प्रथम दृष्टया मामले को सही पाते हुए उनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। रोशनाबाद ही भेजेंगे। अगली सुनवाई तो 14 दिन बाद जब जैसे ये कोर्ट में पुट अप होंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट डेट पर इनकी रिमांड एक्सटेंड। अभी तो बेल एप्लीकेशन वो लोग मूव करेंगे, तो बेल यदि उनकी हो जाती है तो फिर पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर यदि बेल नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट डेट उनकी जो 14 दिन बाद लगेगी, उसके बाद सुनवाई होगी उसमें। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, और इसके विषय में हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ इसी विषय में ये कहेंगे जो कोर्ट में बात हुई है उनके ऊपर जो जो सेक्शंस लगे हुए हैं उसके आधार पर ही हम कोर्ट के सामने हमने अपने तर्क रखे कि भाई प्रमा फसाई ये मामला ऐसा है कि 307 है, उन्होंने जाके कार्यालय पर फायरिंग करी अपने साथियों के साथ मिलकर। और जैसा कि आप लोग भी सोशल मीडिया पर उस पर देख सकते हो, नजर भी आ रहा है, वीडियो वायरल हुई है। तो जिस कारण से माननीय न्यायालय ने उसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए अपना रिमांड 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में। कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में पुलिस अब एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के कैंप कार्यालय से 5 लग्जरी गाड़ियों को कब्जे में लिया है, जिसमें वो लग्जरी गाड़ी भी शामिल है जिसमें चैंपियन खुद सवार होकर उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर हथियार लेकर पहुंचे थे। बाकी सभी वाहनों में उनके समर्थक सवार थे। दरअसल देर शाम पुलिस चैंपियन के कैंप कार्यालय पर पहुंची थी, जहां से पुलिस ने लग्जरी चैंपियन की फॉर्च्यूनर और थार गाड़ी समेत अन्य वाहनों को कब्जे में लिया है। हालांकि फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। रुड़की में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के फायरिंग मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रुड़की में जो घटना हुई है वो दुखद है। कानून और सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। अगर कोई मामला पहले से था तो कानून की मदद लेनी चाहिए थी। देखिए, जो घटना घटी है वो संज्ञान में आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इस पे कुछ कार्रवाई हुई भी है और भी आगे कार्रवाई होगी।
और इस प्रकार की जो घटना है ये निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जब सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है, तो अगर कहीं पर भी किसी के द्वारा कोई इस प्रकार की बात हुई थी तो उसको कानूनी तरीके से उससे निपटा जाना चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूं कि हमारे उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है। यहाँ इस प्रकार की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और जो भी किसी को कोई शिकायत है, किसी के प्रति कोई किसी प्रकार का किसी प्रकार की कोई रंजिश है या कोई बात है, तो सरकार प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करती आई है, करेगी भी। तो मैं समझता हूं कि इसको एक प्रकार से दूसरे तरीके से इसको देखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और इस पे कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निशाना साधा। उन्होंने यूसीसी को पूरी तरीके से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 44 के तहत अवलोकन करें तो ये कहीं स्टैंड नहीं करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया तो ये तभी खारिज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाग 3 में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो गलत है। करण माहरा ने कहा कि धारा 378 से लेकर 379 तक 12 धाराओं का हमने 378 से लेकर 379 तक 12 धाराओं का हम विरोध करते रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है और बीजेपी आरएसएस का पुराना एजेंडा है। इसमें बहुत सारे झोल हैं जो हमारी अनुच्छेद 44 है संविधान का, उसके विपरीत है और ये सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल जिस दिन इसकी दोबारा से इसकी रिव्यू होगा, ये कहीं नहीं टिकता है। दूसरा, इसकी कई धाराएं बड़ी खराब है। इसमें धारा 1 है जिसमें विवाह विच्छेद की बातें गई है, उसकी धारा 40 में, जिसमें विवाह विच्छेद के लिए कहा गया है, जो कंफ्यूजिंग है कि वाद एक ही जगह आ जाएगा। जब अगर महिला ने वाद उत्तराखंड में कर रखा है और पुरुष ने वाद दूसरे स्टेट में कर रखा, तो कैसे एक ही जगह लाया जा सकता है? ये कंफ्यूजिंग है और ये बिल्कुल मान्य नहीं है। दूसरा, इनकी जो नंबर 3 की जो इनका वो है, भाग 3 है, उसमें जो सहवासी संबंध शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो घोर आपत्तिजनक है। 379 से लेकर 389 तक 12 उपधाराएं ऐसी हैं जो घोर आपत्तिजनक है। आप क्या चाह रहे हैं कि किसी की बेटी, किसी की बहन बिना शादी के किसी के संग रह जाए? मेरा देश भारत और मेरे उत्तराखंड की संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती। कोई परिवार अपनी बिटिया को बिना शादी के किसी से सहवास करने की इजाज़त नहीं देता और इन्होंने इसको लीगल किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसमें एक और धारा है जिसमें एक कहा गया है कि 1 वर्ष का उसका यहाँ जीवन यापन होना चाहिए। कोई किराएदार बन के भी रह सकता है, कुछ बिजनेस करने के बहाने से रह सकता है, मतलब हमारी माँ बहनों के संग रहेगा, बिना शादी के संबंध बनाएगा और जब मर्जी आएगा कुछ संपत्ति और पैसा देके छोड़ के चले जाएगा। ये स्वीकार नहीं है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए वो भी बाध्यता नहीं है। अगर कोई कर्मचारी यहाँ ट्रांसफर होकर आता है, वो दूसरे दिन ही से किसी के संग रहना शुरू कर सकता है, सहवास कर सकता है। यह हमको कतई स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसको स्पष्ट करना चाहिए और मैं कांग्रेस पार्टी के संग मिलके इस मामले को लेकर, खासकर 3 नंबर का जो मामला है, भाग 3 जो है, इसको लेकर पूरे प्रदेश में हम लोगों से मिलेंगे, माता बहनों से मिलेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, परिवारों से मिलकर इसमें चर्चा करेंगे कि बीजेपी ने जो हमारे संग किया है, हम क्या इसको स्वीकार करें। ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाले जा रहे एक जुलूस में गढ़वालियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मामले में कार्रवाई की बात करते हुए बीजेपी और सरकार का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इस देश के लिए बलिदान देने वाले उत्तराखंडी हैं। बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया है वो शर्मनाक है। ऋषिकेश में जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अपने जुलूस में गढ़वाल के वीरों को गालियां दी हैं, उसके खिलाफ भी हम पूरे प्रदेश में पुतला जलाएंगे, सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। उसके अलावा हम कल प्रेस, हमारे सारे वरिष्ठ जन प्रेस करेंगे जिला मुख्यालय में और परसों को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी संस्कृति
हमारे लोगों के विरुद्ध कर गए। सबसे ज्यादा देश में शहीद होने वाले लोग हमारे उत्तराखंड के हैं, चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, चाहे कुमाऊं रेजिमेंट हो। लड़ाइयों में मोर्चों पे देश की सीमाओं में हमारे लोगों शहादत देता, और उसमें 90% लोग हमारे पर्वतीय अंचल के हैं, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल है। उनका अपमान, उनको गालियां देंगे और हम सहन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी चुप करके बैठी है। बोलना चाहिए जिन लोगों ने गाली दी है हमारे पहाड़ के लोगों, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की और कैसे ऐसे लोग इनके जुलूसों में रहते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में बीजेपी के महापौर और बीजेपी के पार्षदों का बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तौलिया सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं महापौर गजराज विश्व ने कहा कि आज जिस तरह से लगभग 21 पार्षद बीजेपी के और एक महापौर को जनता ने विजय बनाया है, ये सनातन के नाम पर जनता की विजय है। मैं सभी सांसद महोदय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी पर जीते सबका स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं उन्होंने बड़ी मेहनत से आज यहाँ पर मेयर पद और पिछली बार से इस बार एक ज़्यादा पार्षद हमारा बन रहा है। उत्तरकाशी के पुरौला विकासखंड के अंतर्गत विकासखंड मौरी के दूरस्थ गांव में रविवार देर शाम भीषण आग लग गई, जहां ग्रामीणों और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लगभग 25 परिवारों के आसियाने आग की लपेट में आ चुके हैं। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने घटना पर दुख जताया और जल्द यहां व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। बीती रात सावनी में हुई अग्निकांड से मैं और बड़ा मन विचलित है। जैसे ही घटना मिली तत्काल मैंने जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और जो सहायता समूह और ग्रामीणों को भी संपर्क में था। और आज सुबह मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और पूरी घटनाक्रम के बारे में उनको बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया है कि पीड़ितों के साथ हम और हमारी सरकार तत्पर है। और एक जो घटना हुई है, एक महिला की वहाँ पे मृत्यु हुई है, वो बड़ी दुखदायी घटना है और कई जो माल मवेशी हमारी जो है जलकर खाक हुई है। और ये घटना 2018 में भी सावनी गांव में हुई थी और इस बार दोबारा रिपीट हुई। लोगों को जो है आर्थिकी और मानसिक रूप से बिल्कुल जीर्ण हुए। मैं और हमारी सरकार हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो पीड़ित है कि उनको उचित व्यवस्था की जाए, पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपदा सेक्रेटरी से, सभी से वार्ता की है और जो भी होगा क्षेत्र हित में, जनहित में उचित कदम उठाया जाएगा। खबर चमोली जिले के पोखरी से है, जहां पर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होने के बाद बीजेपी के दो बड़े दिग्गज नेताओं पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि पोखरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का गृह क्षेत्र है और बीजेपी के ही बड़े नेता राजेंद्र भंडारी का गृह क्षेत्र भी यहीं पर है। लेकिन दोनों बड़े नेताओं के गृह क्षेत्र में बीजेपी अपने प्रत्याशी को ही नहीं जिता पाई। वहीं बीजेपी की इस हार को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों नेताओं ने हमेशा जनता के साथ धोखेबाजी की है और विकास कार्यों से कोसों दूर रहे हैं। वहीं नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष सोहन लाल का कहना है कि उनको जनता का भरपूर सहयोग मिला है और वो जनता के विकास कार्यों पर अपना ध्यान रखेंगे। से यार जो जनता का जो रुझान था वो कहीं ना कहीं जो है दोनों नेताओं के इर्द गिर्द जो है अपने वोट का जो है इधर उधर करने में, मतलब अपने वोटरों को या अपना निजी जो प्रत्याशी पर उनका दाव था तो उसके प्रति दोनों की अपनी अपनी मेहनत था।
परंतु ये है कि जनता जनार्दन होती है, जनता हमेशा जो है इन सब चीज़ों को आकलन करते ही अपने मत का प्रयोग करता है। इसलिए लोगों ने बड़े नेताओं के या बड़ी पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेटों को वोट न दे के बगैर निर्दलीय प्रत्याशियों को तजुर्बा देना सीखा। और ये कहीं ना कहीं जनता का जो है बहुत बड़ी जीत है। और इस चीज़ों पर जो है बड़े दलों के नेताओं को हमेशा बीजेपी के तो दोनों नेताओं को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये तो जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं। जनता ने मेरा साथ दिया, किसी कहने पे नहीं आई, जनता ने मेरे को समर्थन दिया और मैं विजयी हो गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का गृह क्षेत्र है, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी का गृह क्षेत्र है। इन्होंने जो है जनता की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया। बड़ी बात यह है कि नगर पंचायत पोखरी में जो निर्दलीय प्रत्याशी जीता है वो इनके गढ़ में सैन्य लगा के पहुँचे हैं और नगर पंचायत के चेयरमैन बन गए हैं। इनकी करने और कथने में बड़ा अंतर है। इन्होंने जन भावनाओं का कहीं सम्मान नहीं किया है और न तो जनता की भावनाओं को इन्होंने समझा है। आप देखिए जनता चिल्ला रही है कि भाई इन सड़कों की स्थिति को देखे, इस क्षेत्र की स्थिति को देखे, लिए एक समझने को तैयार नहीं। हम तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं ना इन पे। इन्होंने जो है जन भावनाओं का कोई सम्मान नहीं किया है कि क्षेत्र के विकास के लिए आप देखें स्थिति, हॉस्पिटल की स्थिति देखे, विद्यालयों की स्थिति देखे, सड़कों की स्थिति देखे। इसीलिए तो जनता इनको नकार रही है, इनके प्रत्याशियों को नकार रही है। और भविष्य में भी ये इसी प्रकार की नीति अपनाते रहे तो जनता इनके खिलाफ हो जाएगी, ये निश्चित है। नगर पंचायत थराली में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत के काबिज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। थराली नगर पंचायत में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने के साथ ही बेटा वार्ड से सभासद पद पर भी जीत हासिल की है। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता रावत और भेटा वार्ड से नवनिर्वाचित सभासद मोहिनी देवी की जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस कार्यालय से विजय जुलूस निकालते हुए थराली की जनता का आभार जताया। इस दौरान थराली की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता रावत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि थराली नगर पंचायत की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला है और रिकॉर्ड मतों से जनता ने उन्हें जिताया है। नगर का समुचित विकास, नगर के चारों वार्डों में संकल्प पत्र के संपेक्ष विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जनता को साझा करना, आप लोगों ने भरोसा जताया, इतना प्यार दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, आपकी मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। आपने मुझ पर विश्वास जताया है कि जरूर जो मैंने संकल्प किया है मैं उस पर कार्य करूंगी। जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुनीता रावत की ऐतिहासिक जीत हुई है, ये थराली के लोगों ने विकास के नाम पर, न कि जुल्मों के नाम पर वोट दिया है। विगत 5 वर्षों के कार्य, विगत 10-15 साल की जो सरकारें इनके कार्य को देखते हुए जनता ने जो अपार सहयोग दिया है, इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, प्रत्याशी समान जनता का धन्यवाद करते हैं और आशाई ने विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको कि हमारा जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि है वो आपके बीच जाएगा, आपके साथ रहेगा और आपकी जन समस्याओं को सुनेगा। और थराली के उत्तराखंड को अपने रजत जयंती वर्ष यानी कि 25वें साल में राष्ट्रीय खेलों की पहली बार मेजबानी मिली है। राज्य को 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रतियोगिताएं शामिल होंगी, जिसमें योग आसन भी शामिल है। वहीं राष्ट्रीय खेल की ओपनिंग सेरेमनी देहरादून में होगी, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी 14 फरवरी को हल्द्वानी में होनी है। खेलों को देखते हुए खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी देखिए, राष्ट्रीय पुलिस जो राष्ट्रीय खेल हैं उनके तैयारियों के लिए पूर्व से हम लोग एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए कई दौर में मीटिंग्स हुई हैं, ब्रीफिंग्स हुई हैं, डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है। हर वेन्यू जो है नेशनल गेम्स का, वो उसके लिए एक अलग सुरक्षा खाका तैयार किया गया है, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए खाका तैयार किया गया है। और हम लोग हर प्रकार से इन जो राष्ट्रीय खेल हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का अवसर है इस राज्य के लिए, इसकी मेजबानी करना,
तो सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से उत्तराखंड पुलिस इन नेशनल गेम्स को संपन्न करने के लिए पूरी 22 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है, जिसमें कई सारी प्रतियोगिताएं होंगी। पुलिस ने कई सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 28 जनवरी से राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और खेलों का शुभारंभ करेंगे। 14 फरवरी को इसका समापन होना है। ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है, जहां 28 जनवरी से ये खेल शुरू होने वाले हैं और 28 जनवरी को यानी कि कल देश के प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे।